So hello and good evening to everyone. This is Priya and I have already qualified my JRF in December 2022 exam with 212 marks out of 300 in journalism and mass communication. So today we will continue this session from PYQ of Unit 3rd because we have already done Unit 1 and Unit 2 PYQ that you can check in my playlist. So without any further delay, let's start the session. Here is the first question. Which news element is sometimes described as basic news वैल्यू? सबसे पहले गाइस देखिए न्यूज वैल्यू क्या होती है। कुछ ऐसे क्राइटेरिया या कुछ ऐसे एलिमेंट जो एक न्यूज की वर्थनेस को बढ़ा दे या उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे, उनको बोला जाता है न्यूज वैल्यूज। सो यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए गए हैं। इनमें पूछा गया है कौन से एलिमेंट्स को बेसिक न्यूज वैल्यू माना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा नेगेटिविटी। आप लोग सोच रहे होंगे नेगेटिविटी इसका आंसर कैसे हो सकता है, लेकिन गाइस नेगेटिविटी को एक बेसिक न्यूज वैल्यू माना जाता है। वो कैसे कि अगर कोई न्यूज है कंपैरिजन टू बेसिक न्यूज, अगर किसी न्यूज में नेगेटिविटी को ऐड किया गया है तो उसका इंप्रेशन ऑडियंस पे कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई करप्शन हो गया या टेररिज्म हो गया या एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटी से जुड़ी हुई कोई न्यूज अगर पब्लिश की जाएगी तो वो एक नॉर्मल न्यूज के कंपैरिजन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इंप्रेशन है वो ऑडियंस पे ज्यादा पड़ेगा। दैट्स वाई नेगेटिविटी को एक न्यूज वैल्यू माना जाता है। बाकी और भी काफी न्यूज वैल्यूज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी न्यूज वैल्यू इनको माना जाता है। इम्पैक्ट हो गया, टाइमलीनेस हो गया, प्रोमिनेंस हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, बिजरनेस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अकरेंसी हो गया। इन सारे एलिमेंट्स को बेसिक न्यूज वैल्यू माना जाता है। सो इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए इम्पैक्ट। एक ऐसी न्यूज जिसका इम्पैक्ट अगर ऑडियंस पे ज्यादा पड़ रहा है तो वो न्यूज काफी इफेक्टिव होगी और उसको एक न्यूज वैल्यू माना जाता है जो न्यूज की वैल्यू को बढ़ा देगी। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि एक न्यूज कब हैपन हुई। मान लीजिए अगर कल की न्यूज को आप आज उसको दिखा रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो उसका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए टाइमलीनेस का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूज है वो कब हैपन हुई है और उसको कब दिखाया जा रहा है। थर्ड है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब है कोई एक ऐसी न्यूज जिसमें एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो गई या प्रोमिनेंट प्लेस हो गया या कोई भी प्रोमिनेंट चीज से जुड़ी हुई अगर न्यूज दिखाते हैं तो ऑडियंस उसको ज्यादा पसंद करती है। देन है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ऑडियंस कहीं ना कहीं अपनी आसपास की या अपने से जुड़ी हुई न्यूज को देखना ज्यादा पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में क्या हो रहा है, इंडिया की जनता को इतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया से जुड़ी हुई और अपने स्टेट से जुड़ी हुई, अपने एरिया से जुड़ी हुई न्यूज को हर ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करती है। सो प्रोक्सिमिटी को एक न्यूज वैल्यू माना जाता है। देन है बिजरनेस। इसका मतलब होता है समथिंग इज यूनिक। अगर कोई यूनिक न्यूज है तो वो काफी इफेक्टिव होगी। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई न्यूज है ए डॉग बाइट्स ए मैन। ये काफी कॉमन न्यूज है कि एक कुत्ते ने एक आदमी को काटा, लेकिन अगर इसी की जगह एक ऐसी न्यूज आए कि ए मैन बाइट्स ए डॉग, एक आदमी ने एक कुत्ते को काटा, तो ये काफी यूनिक न्यूज बन जाएगी और इसको हर कोई पसंद करेगा, ये काफी हिट हो जाएगी। सो यूनिकनेस होना न्यूज में बहुत जरूरी है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को भी एक न्यूज वैल्यू माना जाता है, क्योंकि काफी टाइम हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज जिन पे कंट्रोवर्सी होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे इश्यूज न्यूज में ज्यादा ट्रेंड करते हैं या ऐसे न्यूज को इंडिया जो ऑडियंस होती है वो देखना ज्यादा पसंद करती है। देन आती है करेंसी। इसका मतलब है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, राइट नाउ सिनेरियो में जो चल रहा है उसको दिखाना, ये भी एक न्यूज वैल्यू के रूप में माना जाता है। सो यहाँ पे ये सारी न्यूज वैल्यू हो गई है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मेलविन मेंचर ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज रिपोर्ट्स प्रमोट। और न्यूज रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या प्रमोट करती है? ऑप्शन दिए हैं एक्टिव जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म, अटैचमेंट जर्नलिज्म एंड पैसिव जर्नलिज्म। सो गाइस इसका राइट आंसर होगा पैसिव जर्नलिज्म। अब हो सकता है काफी बच्चे ये सोच रहे हो कि इसका आंसर ए क्यों नहीं हुआ।
क्योंकि अक्सर ए एंड डी एक्टिव एंड पैसिव जर्नलिज्म में कंफ्यूजन रहता है। सो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज रिपोर्ट्स क्या प्रमोट करती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर कोई न्यूज का एक्सपोजर ऑडियंस के सामने किया जाता है तो ऑडियंस उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है, उस पर कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखती है, अपना दिमाग नहीं लगाती है। जैसे कि मैजिक बुलेट थ्योरी कहती है कि जैसे मीडिया पीपल्स के माइंड में न्यूज़ को इंजेक्ट करती है वो वैसे ही उसको रिसीव कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है और ये प्रमोट करती है पैसिव जर्नलिज्म, यानी कि ऑडियंस यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रही। अगर ऑडियंस एक्टिव होके काम कर रही होती तो उसको बोलते सब्जेक्टिव जर्नलिज्म, सॉरी उसको बोलते एक्टिव जर्नलिज्म। अगर वो अपनी सब्जेक्टिविटी या अपना दिमाग उसमें ऐड कर रही होती तो उसको एक्टिव जर्नलिज्म बोला जाता। लेकिन अगर ऑडियंस वैसी की वैसी न्यूज़ अपने दिमाग में फिट कर रही है और ना कम सोचती है ना उससे ज़्यादा सोच रही है तो उसको बोलते हैं पैसिव जर्नलिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज न्यूज एजेंसीज। अगर इन न्यूज एजेंसीज का ईयर हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 न्यूज एजेंसी दी गई हैं, एएफपी, राउटर, डीपीए, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। गाइस देखिए एएफपी है उसका ईयर है 1944, डीपीए का ईयर है 1949 और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी आईएनएस का ईयर है 1909 और एक बच गई राउटर, राउटर का ईयर है 1851। ये जो एएफपी एजेंस फ्रांस प्रेस है ये फ्रांस की न्यूज एजेंसी है, डीपीए जर्मनी की न्यूज एजेंसी है, आईएनएस इंटरनेशनल न्यूज सर्विसेज और राउटर यूके की न्यूज एजेंसी है। सो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा राउटर जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा 1851, ये हो जाएगा 1909, एएफपी हो जाएगा 1944 और डीपीए हो जाएगा 1949 जो कि जर्मनी की न्यूज एजेंसी है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मेन एम ऑफ नैरोकास्टिंग इज टू। नैरोकास्टिंग का मेन एम क्या होता है ये हमें पूछा गया है। एक्सपेंड द जियोग्राफिकल रीच, सर्व निश ऑडियंस, एक्सेस मोर एडवर्टीजमेंट्स, इंक्रीज एंटरटेनमेंट कंपोनेंट। सबसे पहले तो नैरोकास्टिंग क्या होता है हमें ये समझना होगा। सो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है नैरोकास्टिंग और यहाँ पे है ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। गाइस नैरोकास्टिंग का मतलब होता है नैरो, और नैरोकास्टिंग हो जाएगा जैसे कि किसी पर्टिकुलर ऑडियंस या पर्टिकुलर कम्युनिटी को सर्व करना होता है नैरोकास्टिंग। और यहीं पे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जनरल पॉपुलेशन को या एक जनरल ऑडियंस को न्यूज पहुंचाना या जनरल ऑडियंस को सर्व करना कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। सो यहाँ पे होती है स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और यहाँ पे होती है मास ऑडियंस, यानी कि यहाँ पे पूरी मास ऑडियंस, हर तरीके की ऑडियंस के लिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है। और यहाँ पे होते हैं टेलर्ड मैसेज, यानी कि काफ़ी स्पेसिफिक काफ़ी टारगेटेड मैसेज होते हैं फॉर टारगेटेड ऑडियंस। और यहाँ पे जनरल मैसेज होते हैं। नैरोकास्टिंग हाईली टारगेटेड होती है और ब्रॉडकास्टिंग स्कैटर्ड रीच होती है, क्योंकि इसका जो रीच होता है वो काफ़ी स्कैटर होता है। और नैरोकास्टिंग स्मॉलर बजट होता है क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही सर्व करना होता है, ये मास ऑडियंस को सर्व नहीं करना होता है। सो ये स्मॉलर बजट होता है एंड ब्रॉडकास्टिंग में लार्ज बजट होता है। सो अब ये क्वेश्चन देखिए, द मेन एम ऑफ नैरोकास्टिंग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्व निचे ऑडियंस। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही सर्व करना, उन्हीं के लिए पर्टिकुलर न्यूज बनाना, उन्हीं को टारगेट करना। यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि नैरोकास्टिंग में एक्सपेंड नहीं होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर डी दिया है इंक्रीज एंटरटेनमेंट कंपोनेंट, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो वापस से न्यूज एजेंसी एंड कंट्रीज का नाम दिया गया है। यहाँ पे न्यूज एजेंसी है EFE, AFP जो एजेंस फ्रांस प्रेस जो हमने पढ़ी थी, ये है अंतारा और ये है तास। यहाँ पे कौन सी कंट्री की कौन सी न्यूज एजेंसी है ये हमसे पूछा गया है। तो EFE ये है फ्रांस की, AFP सॉरी EFE है ये है स्पेन की, EFE ये है स्पेन की, AFP ये है फ्रांस की, देन है अंतारा, अंतारा है इंडोनेशिया की, और देन है तास, ये है रशिया की। गाइस तो ये तास न्यूज एजेंसी है, ये 1904 की न्यूज एजेंसी है, जिसका 1992 में नाम बदलकर इत्रतास कर दिया गया था, ITARTASS। और अंतारा है वो इंडोनेशिया की है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए का राइट आंसर होगा बी, ए का सेकंड या तो ये होगा या ये होगा, एंड बी का होगा फ्रांस, देन B4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन देखिए ये कुछ न्यूज एजेंसी हैं कुछ कंट्रीज की जो कि काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, जिसको AAP भी बोला जाता है। कई बार AAP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये न्यूज एजेंसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। देन है NCA न्यूज वायर्स, ये है ऑस्ट्रेलिया की। देन अगर जापान की हम बात करते हैं तो GG प्रेस और क्योडो न्यूज, ये है जापान की न्यूज एजेंसी। देन अगर इंडिया की बात करते हैं तो देखिए एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ANI जिसको बोला जाता है, जो कि 1971 की न्यूज एजेंसी है। देन है हिंदुस्तान समाचार 1948 की न्यूज एजेंसी, इंडो एशियन न्यूज एजेंसी 1986। गाइस ये जो एग्जाम हुआ था 2023 में, सॉरी 2022 में, इसमें ये पूछा गया था कि IANS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडो एशियन न्यूज सर्विस। इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, जो कि 1986 की न्यूज एजेंसी है इंडिया की। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 की, UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1961 की। ये दो तो काफी फेमस न्यूज एजेंसी है इंडिया की। ये सारी न्यूज एजेंसी काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके ईयर, इनकी फुल फॉर्म, इनकी शॉर्ट फॉर्म। देन देखिए इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो अंतारा और KBR। देन रशिया की अगर मैं बात करूं तो इंटरफैक्स, रोशिया सेगोडना, रशियन न्यूज और एजेंसी तास जो हमने पढ़ा था 1904 की, जिसको 1992 में इत्रतास नाम दे दिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इवन टू दिस डे न्यूज़पेपर आर द ओनली न्यूज सोर्स टू ए कम्युनिटी। इसका रीजन दिया गया है, ए न्यूज़पेपर्स क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ अदर मीडिया एज इट हैज टू कंपेयर इटसेल्फ विद अदर मीडिया। गाइस असर्शन देखिए, यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है ओनली, ये अक्सर एक नेगेटिव वर्ड की तरह यूज होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ओनली, ऑलवेज इस तरह के अगर वर्ड्स दिए गए हों तो ये एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे न्यूज़पेपर ही ओनली एकमात्र सोर्स रह गया है कम्युनिटी के लिए, सो ये गलत हो जाएगा। इसका रीजन दिया है, न्यूज़पेपर क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ अदर मीडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज भी न्यूज़पेपर की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो आज भी बाकी मीडिया के कंपैरिजन इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया के कंपैरिजन प्रिंट मीडिया को ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। सो इसका रीज़न ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखिए, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मार्च, 13 फेब, 23 अप्रैल एंड 23 जून। सो यहाँ पे दो प्रकार के डे होते हैं, एक होता है वर्ल्ड रेडियो डे, एक होता है नेशनल रेडियो डे। सो देखिए वर्ल्ड रेडियो डे 2023 को जो आता है
उसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फेब को। लेकिन नेशनल रेडियो डे आता है 20 अगस्त को। ये दोनों ही बातें हमें याद रखनी है। और इस बार की ये जो थीम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्रिएट्स न्यूज। ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि एक न्यूज को क्रिएट करते हैं? टाइम लिमिट, जो कि हमने पढ़ा था, टाइमलीनेस एक न्यूज वैल्यू होती है। प्रोमिनेंसी, प्रोमिनेंस एक न्यूज वैल्यू होती है। क्लोजनेस जो हमने पढ़ा था। प्रॉक्सिमिटी, वो प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस एक ही बात है, तो ये भी एक न्यूज वैल्यू होती है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिक्वायरमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर। ए दिया है इट मस्ट बी एन इरेगुलर पब्लिकेशन। इरेगुलर क्यों होगा? ये तो रेगुलर होना चाहिए, सो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन बी है इट कैन बी इश्यूड पीरियोडिकली, ठीक है। इट मस्ट बी कंटेन ओनली न्यूज। अगेन ये ओनली वर्ड आ गया है। एक न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट के लिए ओनली उसमें न्यूज नहीं होती, उसमें सारी तरीके की चीजें मिलती हैं। न्यूज भी होती है, इंटरटेनमेंट से भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं, बाकी भी प्रमोशन वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन डी है सच न्यूज मस्ट बी पब्लिक इन कैरेक्टर, ठीक है, पब्लिक के लिए होनी चाहिए ये। इट कैन कंटेन कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, जो कि इसमें है ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा है बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूज वैल्यू अकॉर्डिंग टू मेल्विन मेंचर। यहाँ पे न्यूज वैल्यू तो पूछी गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेल्विन मेंचर, नोट कॉमनली। सो ऑप्शन ए, तो ए बी सी डी में चारों चीजें सेम दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है। प्रॉक्सिमिटी, इम्पैक्ट, टाइमलीनेस, प्रोमिनेंस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेल्विन मेंचर ने कितनी न्यूज वैल्यू दी थी और उनका सीक्वेंस क्या था। सो यहाँ पे देखिए मेल्विन मेंचर ने 8 न्यूज वैल्यू दी थी। कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी न्यूज वैल्यू कितनी थी। तो इनकी 8 न्यूज वैल्यू थी, जो कि थी टाइमलीनेस, इम्पैक्ट, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्फ्लिक्ट, अनयूजुअल करेंसी और नेसेसिटी। सो इनका सीक्वेंस देखिए, टाइमलीनेस सबसे पहले आएगा, देन इम्पैक्ट, प्रोमिनेंस। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज TIPP, टिप, देन CUCN। टिप CUCN से हम याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले टाइमलीनेस इस ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये NTA का ही PYQ है और ये इसी फॉर्म में दिया गया है। टाइमलीनेस तो पहले दिया है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट बाद में दिया है और प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस पहले दिया है। लेकिन हमारी ट्रिक क्या थी? TIPP CUCN। तो इसके अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट है वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए और लास्ट में ये आना चाहिए। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बेस्ट सुटेबल आंसर देखें तो पहले प्रोमिनेंस आएगा, देन प्रॉक्सिमिटी आएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया है। ये भी नहीं होगा, इसमें से और इसमें से हो सकता है, लेकिन इसमें से हम बेस्ट सुटेबल कौन से देखेंगे? इम्पैक्ट तो फर्स्ट पे नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट पे तो टाइमलीनेस आता है, एटलीस्ट वो इसमें फॉलो किया गया है। उसके बाद प्रोमिनेंस के बाद ही प्रॉक्सिमिटी आया है, ये भी फॉलो किया गया है, बस इम्पैक्ट फॉलो नहीं किया है, जो कि सेकंड पे आना चाहिए। लेकिन अगर C एंड D को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल होगा ऑप्शन C, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। हमने 10 PYQ ऑफ यूनिट 3 कंप्लीट कर लिए हैं विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।